पढ़ा है कि चैप्टर्स जो हमने लास्ट चैप्टर्स पढ़ रखे हैं उसमें पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसे आते हैं और आते तो वो एज अ ट्रेडर्स हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि वो आने के बाद में शुरू कर देते हैं अपनी पॉलिसी हम लोग को कंट्रोल करने की और हमारे यहाँ से ढेर सारा पैसा अपने इंग्लैंड वापस ले जाने की। तो उसमें हमने दो पॉलिसी मेजरली पढ़ी थी, पहली थी सब्सिडरी अलायंस और दूसरी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो मैंने लास्ट क्लास में जब 1857 रिवॉल्ट शुरू करा था तब भी समझाया था। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या होता है? सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये होता है कि आप हमारे कंट्रोल में रहो, अपनी आर्मी मत रखो, हमारी आर्मी से ही काम चलाओ और हमारे आर्मी को पैसा देते रहो, और अगर हमारी आर्मी को पैसा नहीं दोगे तो फिर हम तुम्हारी जमीन जायदाद सब जब्ती कर लेंगे। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है जो चला अच्छा खासा और उसकी वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई अंग्रेजों की ना। हमने मराठा वाला वॉर देखा था, फिर हमने मैसूर वाला वॉर देखा था। कितनी समृद्धि माइक ऑफ करो। हमने ये सब जब देखा तो फिर हमें पता चला कि सब्सिडरी अलायंस बहुत बुरी चीज थी, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में अल्टीमेटली झगड़ा हुआ लेकिन ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं सब जगह पर। फिर बंगाल, बिहार और मराठा एम्पायर एंड देन मैसूर एम्पायर, देन पंजाब एम्पायर, वहां पे पंजाब वॉर करके पंजाब वालों को भी ले लेते हैं, सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो वो तो स्टेप 1 था। फिर सब्सिडरी अलायंस के बाद में फिर डलहौजी आया और डलहौजी ने एक डॉक्ट्रिन लेके आया। डॉक्ट्रिन का मतलब हिंदी में होता है सिद्धांत। डॉक्ट्रिन का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स का मतलब है कि अगर आपका कोई नेचुरल हेयर नहीं है, मतलब अगर आपका बायोलॉजिकल कोई बच्चा नहीं है, तो आपकी जो जमीन है वो सारी अंग्रेज लोगों के कंट्रोल में आ जाएंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी से बिना पूछे आप कोई बच्चे को गोद नहीं ले सकते, और अगर आपने उनसे बिना पूछे किसी बच्चे को गोद ले लिया तो वो उस चीज को मानते नहीं थे। और हमने ये देखा कि इसके बेसिस पर उन्होंने बहुत सारे जो राज्य है उनको हड़प लिया था। सतारा, जयपुर, संबलपुर, नागपुर, बहुत ये मेजर स्टेट्स हैं जिनको उन्होंने जीत लिया। उसी में हमने एक एग्जांपल देखा था रानी लक्ष्मीबाई का, क्योंकि उनके भी हस्बैंड की डेथ हो गई थी गंगाधर राव की, तो उनका बेटा दामोदर राव वो भी एक अडॉप्टेड चाइल्ड था और अंग्रेजों ने उनकी स्टेट को भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उन्होंने बोला कि दामोदर राव को तो हम हेरिडिटरी किंग नहीं मानते। इस वजह से बहुत सारे जो राजा रजवाड़े लोग वो परेशान हो गए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, और सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दो बहुत बड़े रीजन बन गए 1857 के रिवोल्ट के। किसी को ये बात याद आ गई तीसरी बार पढ़ने पर? हम रीजन पढ़ रहे थे, कुछ मत बोलो तुम लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, गोइंग वेरी गुड। तो पहला रीजन इसमें हमने देखा सब्सिडरी अलायंस, और अगला क्या है नाम? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बन गया। फिर हमने ये देखा कि ये अकेला रीजन नहीं था, इसके अलावा अंग्रेजों ने और क्या किया? उन्होंने एक दूसरी चीज ये करी कि उन्होंने मुगल थ्रोन को ही खत्म कर दिया। मुगल थ्रोन को उन्होंने क्या बोला कि अभी जो हमारा माइक ऑफ करो, कौन है ये? हमने ये देखा कि उन्होंने मुगल एम्परर का जो थ्रोन है उसको ही उन्होंने खत्म कर दिया, यानी कि जितने भी टाइटल हैं वो उन्होंने टाइटल सारे अबॉलिश कर दिए। टाइटल में क्या क्या आते हैं? मुगल एम्परर का, यानी जो मुगल थ्रोन है, यानी एम्परर का टाइटल खत्म कर दिया। तो टाइटल जो उन्होंने खत्म कर दिया। बोर्ड ढंग से नहीं दिख रहा है मैम। यस मैम, नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा। नाउ इज इट विजिबल? यस मैम, नाउ यस मैम। ओके ओके, वन सेकेंड। या सो एक्चुअली आज मैंने ग्रिड व्यू ऑन किया था तो मुझे खुद नहीं दिख रहा था, वरना मुझे दिखता रहता है तो मुझे पता चलता है कि तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं। जस्ट अ सेकंड, आई विल जस्ट एडजस्ट इट अ बिट। अभी ठीक है एकदम? यस मैम। यस मैम। ओके, तो हमने देखा कि उन्होंने दूसरी जो गंदी चीज क्या करी, क्या गंदी चीज करी उन्होंने कि सारे टाइटल्स ही खत्म कर दिए। टाइटल खत्म होने का मतलब है पेशवाई का टाइटल खत्म हो गया, जो हमने बाजीराव मस्तानी मूवी में देखा है कि वो पेशवा नाना साहब का बहुत बड़ा नाम था। तो बहुत सारे टाइटल खत्म हो गए। पेशवा का टाइटल खत्म हो गया। पेशवा का टाइटल खत्म होने के साथ साथ किसका टाइटल खत्म हो गया? एम्परर और किंग के टाइटल उन्होंने खत्म कर दिए। ऐसे लिखते जाओ, जो मैं बोल रही हूँ ये रीजन है, ठीक है? ये सारे टाइटल उन्होंने खत्म कर दिए, और खत्म करने की वजह से बहुत सारे जो किंग लोग हैं वो भी परेशान हो गए। तो सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से बहुत सारे जमींदार लोग परेशान हो गए। जमींदार क्या हो गए? सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से जमींदार लोग अंग्रेजों के अगेंस्ट हो गए। फिर उन्होंने थ्रोन का टाइटल खत्म कर दिया तो किंग भी इनके अगेंस्ट हो गए, क्योंकि इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज करके पूरे इंडिया को कंट्रोल करने लगे। दो बड़े बड़े रीजन हमने देख लिए थे। आज हम क्या देखने वाले हैं? इकोनॉमिक्स। फिर हमने इसके अलावा ये दो रीजन अपने लिख लिए हैं।
सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रीजन नंबर 1 है, और उसके ब्रैकेट में लिखना है कि जमींदार बिकेम अगेंस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। तो दूसरे में लिखना है मुगल थ्रोन उन्होंने अबॉलिश कर दिया, तो टाइटल्स अबॉलिश। सेकंड तुम्हें जब रीजन लिखोगे ना, तो सेकंड रीजन में मुगल थ्रोन से नहीं, यहाँ से लिखना टाइटल अबॉलिश। टाइटल अबॉलिश के बाद ब्रैकेट में शुरू करना मुगल थ्रोन और पेशवाई, ये सब उन्होंने अबॉलिश कर दिए थे, एम्परर के टाइटल वगैरह थ्रोन को उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। तो ये सारी चीजें करने की वजह से भी बाकी लोग उनके अगेंस्ट हो गए। हमने ये जो तुम रीजन बोलते हो ना, अब देखो रीजन को कई पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसा नहीं है कि बस पगलों के जैसे रीजन पूछे जा रहे और पता नहीं चल पा रहा है, भूल गए। तीन तरह के रीजन है जो नॉर्मली लिखे जाते हैं, और ये इसलिए नहीं है कि हमें रटने हैं, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो किसी भी काम के जनरली तीन तरह के रीजन होते हैं। पहला होता है पॉलिटिकल रीजन, दूसरा होता है इकोनॉमिक रीजन, और तीसरा होता है सोशल रीजन। ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं, ये है तुम्हारे पॉलिटिकल रीजन। इतना ही है इसमें। अगर तुम सब्सिडरी अलायंस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ब्रैकेट में इतना भी लिख दोगे कि सतारा, जयपुर, संबलपुर और झांसी की रानी इनके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू ले लिए गए, तो ये पॉइंट पूरा माना जाएगा, और इतना लिखने पर ही तुमको पूरा 1 मार्क मिलेगा इसमें। समझ गए? तुम दूसरा जब रीजन लिखोगे और सीधे लिख दोगे कि टाइटल अबॉलिश कर दिए गए, और ब्रैकेट में लिख दोगे कि पेशवाई अबॉलिश की गई, एम्परर किंग सबके टाइटल खत्म कर दिए गए, बस पॉलिटिकल रीजन में केवल यही 2 रीजन है। तुम्हारी किताब में भले ही कितना भर भर के पन्ना दिया हो, बाल्टी बाल्टी भर के मैटर दिया हो, लेकिन ये 2 ही रीजन है केवल। समझ गए? तो बस इसको दिमाग में बैठा लेना है कि जो लिखा है उसका मतलब yes, उसका जिस्ट यही 2 पॉइंट है, इसके ज्यादा बढ़ता नहीं है। फिर अगली बार मैंने एक और रीजन डिस्कस किया था, लेकिन वो पॉलिटिकल नहीं है। अगला जो हम रीजन डिस्कस करने वाले हैं वो इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन का मतलब ये है कि पैसे से रिलेटेड क्या रीजन थे। समझ गए? अभी तक जो हमने रीजन देखे वो पॉलिटिकल देखे। उनको पॉलिटिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो yes, पॉलिटिक्स या फिर थ्रोन से रिलेटेड रीजन है, पैसे से कम रिलेटेड है, थ्रोन या पावर से ज्यादा रिलेटेड है। पिछले वाला सब्सिडरी अलायंस है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पावर से रिलेटेड रीजन है, क्योंकि वो अंग्रेजों ने बाकी जो किंग लोग हैं और बाकी लॉर्ड लोग हैं उनकी पावर छीन ली, इसलिए वो रीजन कहलाएंगे पॉलिटिकल रीजन। लेकिन ये वाला जो काम अंग्रेजों ने किया, ये पैसे के लालच में किया, और इसको बोलते हैं इकोनॉमिक रीजन। उसमें मैंने तुम्हें बताया था सबसे पहला पॉइंट है बेटा कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। याद आ रहा है किसी को? yes, ma'am. कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का केवल इतना मतलब है, एग्रीकल्चर का मतलब होता है बेटा हिंदी में खेती, यानी खेती का यूज खाना खाने के लिए हम लोग करते चले आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड ईयर्स। क्योंकि हम लोग बेसिकली कौन सी कम्युनिटी के बिलोंग करते थे? इंडियंस लोग पीजेंट कम्युनिटी। पीजेंट कम्युनिटी का मतलब कि यहाँ के 85% लोग, ठीक है, 85% बहुत बड़ा अमाउंट है। मान लो 100 लोग हैं अगर कंट्री में, तो उसमें 85 लोग एग्रीकल्चर करते थे। तो हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थे। हम लोग ऐसा नहीं कि बहुत इंडस्ट्रीज या वो सब कर रहे हैं, 85% लोग एग्रीकल्चर करते थे, और जो बचे हुए लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग पेंटिंग डांसिंग करते थे। और पेंटिंग डांसिंग भी वो कहाँ करते थे? किंग लोगों के कोर्ट में करते थे। पुरानी मूवीज देखी होंगी तो देखा होगा, डांसर्स वगैरह किंग के कोर्ट में आती है, डांस करती है, और पेंटर्स वगैरह भी के कोर्ट में आते हैं, और अच्छे अच्छे पेंटर्स को वो लोग हायर करते हैं ना, किंग लोग, क्योंकि उनका शाही रुतबा था, तो उस तरह से करते थे। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, ma'am. तो हम लोगों की जो Yes, ma'am. पूरी की पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती थी वो 2 चीजों पर। पहली चीज तो ये कि हम लोग खेती करते थे, और दूसरी चीज तो ये कि हम लोग जो पेंटिंग डांसिंग करते थे, वो सब जो जिनको हम बेचते थे वो मैक्सिमम अमीर लोग होते थे, जिनको बोलते हैं राजा रजवाड़े या फिर लॉर्ड लोग। ठीक है, तो लॉर्ड लोग थे, उनको हमारे डांसिंग, पेंटिंग स्किल्स, आर्टी मतलब क्राफ्ट और ये सब पसंद आते थे, क्योंकि वो हमारे कल्चर को बिलोंग करते थे। जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने सबसे पहले तो एग्रीकल्चर को खराब कर दिया। कैसे खराब करा? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है कि कैश क्रॉप होगा। वो कैश क्रॉप मैंने लास्ट में बताई थी क्या है? कॉटन और इंडिगो, है ना? क्योंकि वो लोग कॉटन इसलिए Yes, उगाते थे ma'am. ताकि वो लोग उसको यूरोप ले जाएं और वहां जाकर के कपड़े बनाएं और बहुत सारा प्रॉफिट कमाएं। तो कॉटन और इंडिगो कपड़े का डाई करने के लिए यूज होता है। इंडिगो इज नील, जो कलर में यूज होता है। तो उन्होंने हमारी एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया, जिस वजह से उन्होंने हमको कॉटन और इंडिगो उगाने पे मजबूर कर दिया, और हमारे पास खाने की कमी होने लगी। और अगर हम कॉटन और इंडिगो उगाने से मना कर देते तो वो हमारे साथ जबरदस्ती करते, और अपने साथ उन्होंने फोर्स भी रख रखी थी, लठियाल और आर्मी ये सब, तो उसको भेज के पिटवाते थे जिनको, किसान लोगों को। पहली चीज तो उन्होंने इकोनॉमिक यानी लालच की वजह से हमारा एग्रीकल्चर खराब कर दिया। दूसरा उन्होंने क्या किया?
रूइन कर दिया, रूइन मतलब बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद कर दिया? हमारा जो आर्ट एंड उन्होंने हमारा आर्ट क्राफ्ट और ट्रेडिशनल कल्चर को पूरी तरह खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि जब राजा रजवाड़े लोगों से पूरा उनका रियासतें ही छीन गई, मतलब जब तुम्हारे से तुम्हारी जागीर ही छीन गई तो तुम्हारे पास पैसा ही नहीं बचेगा। मान लो कि मुगल एम्परर जो अकबर था, उसके दरबार में बीरबल था, और बीरबल जैसे और भी ज्यादा मिनिस्टर्स लोग बैठते थे और वो सबको पैसा देता था। उसके अलावा अकबर को पेंटिंग, और उनके जो बच्चे थे उनको पेंटिंग, अच्छे अच्छे कपड़ों का भी शौक था। तो इस वजह से जितने कारीगर लोग थे, जो सिल्क पे काम करते थे, जो लोग जरी का काम करते थे, जो लोग गोल्ड का काम करते थे, वो सारे लोग पैसा कमाते थे, क्योंकि वो सारे लोग किसको बेचते थे? सामान राजा और रजवाड़े लोगों को बेचते थे। लेकिन जब राजा और रजवाड़े लोगों से ही उनकी रियासत छीन ली अंग्रेजों ने, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और क्या किया उन्होंने? सब्सिडी अलायंस के थ्रू राजा रजवाड़े सबको गरीब कर दिया। जो लोग उन पर डिपेंडेंट थे वो भी सब अपने आप ही गरीब हो गए कि नहीं? मान लो मैं पेंटिंग बना तो रहा हूँ, लेकिन अब अकबर और बीरबल प्रेजेंट Yes, ही नहीं ma'am. मेरी पेंटिंग खरीदने के लिए, क्योंकि वो सब लोग अब गरीब हो चुके हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने उन सबकी रियासतें हड़प ली हैं। तो दो तरह के लोग बर्बाद हो गए। खुद जमींदार लोग तो बर्बाद हुए ही हुए, उनके चक्कर में बाकी लोग भी बर्बाद हो गए। क्योंकि अब अगर तुम डांस करना, बहुत तुम अच्छा डांस करना जानते हो, भरतनाट्यम जानते हो, कथक जानते हो, कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि अंग्रेजों को भरतनाट्यम और कथक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग तो केवल ट्रेड करके पैसा कमाने आए हैं, और बाकी लोगों के पास पैसा बचा ही नहीं है, क्योंकि जमींदार लोगों की सारी जमींदारी छिन चुकी है, और जितने भी राजा महाराजा उन सबकी लैंड जा चुकी है। समझ गए? तो फिर अब तुम कितने भी अच्छे कलाकार हो, लेकिन तुम्हारी कला को देखने वाला ही कोई नहीं है। समझ गए? बात तो बहुत ही सेल्फ अंडरस्टूड है। तो अंग्रेजों ने हमें दो तरह Yes, से ma'am. परेशान किया। पहला तो हमारा एग्रीकल्चर खत्म कर दिया, तो जिसकी वजह से हमें कॉटन और इंडिगो उगाना पड़ा, तो हम उस वजह से बहुत परेशान हुए, क्योंकि कॉटन और इंडिगो हम उगाते उनके प्रॉफिट के लिए। वो कम दामों पर हमसे जबरदस्ती कॉटन खरीदते और इंग्लैंड ले जाके कपड़े बनाते और अच्छा पैसा कमाते। हमारे को पैसा मिलता ही नहीं हमारी क्रॉप का उतना। और दूसरा उन्होंने क्या करा, हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट और ट्रेडिशनल जितनी इंडस्ट्री थी, हम लोग मूर्तियां बनाते थे, अच्छे अच्छे टेम्पल्स में बिकती थी वो मूर्तियां, हम लोग डांस करते थे, सिल्क के कपड़े बनाते थे, और ज्वेलरी के अलावा लैंप बनाते थे, डेकोरेटिव आइटम्स होते थे बहुत अच्छे अच्छे, बड़े बड़े फ्लावर्स पॉट, जो हम लोग का कल्चरल है, जैसे हम लोग आज भी जिन चीजों को खरीदते हैं, ज्वेलरी हो गई। फिर वो सारी चीजें बिकना ही बंद हो गई, क्योंकि जो लोग उनको खरीदते थे वो थे ट्रेडिशनल किंग लोग, और वो किंग लोग की किंगशिप ही अब चली गई है, तो अब कुछ बचा ही नहीं है। समझ गए? मैम ब्रिटिशर्स ने टेम्पल्स भी बंद करवा दिए थे। उन्होंने टेम्पल बंद नहीं करवाए बेटा, बट टेम्पल में जो धंधा चलता था वो सब बंद हो गया ना उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशनल राजे रजवाड़ों को ही खत्म कर दिया। और जो नॉर्मल लोग काम करते थे वो काम करते थे राजाओं के लिए। जरी का काम है, सिल्क का काम है, राजाओं की जितनी बीवियां होती थी वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, इस वजह से कपड़ों का व्यापार अच्छा चलता था। समझ गए? क्योंकि वो लोग महंगे महंगे कपड़े खरीदते थे, कारीगर लोग अच्छे अच्छे कपड़े बनाते थे। जब राजा रजवाड़े लोग भी गरीब हो गए तो कारीगरों का सामान ही बिकना बंद हो गया। तो फिर उन्होंने कारीगरों को मजबूर किया कि अब तुम लोग अपनी जमीन पर जाकर कॉटन उगाओ, क्योंकि अब तुम लोग के पास तो कोई बेचने के लिए ही नहीं बचा है। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन अब कोई पढ़ने वाला ही ना बचे, तो मैं तो अपने आप ही गरीब हो जाऊंगी ना, क्योंकि मैं पढ़ाती तो हूँ बट कोई पढ़ने वाला ही नहीं बचा है। वही उन लोगों के साथ हो गया कि वो लोग कपड़े और क्राफ्ट का और आर्ट का काम तो बहुत करते थे, लेकिन उस आर्ट को खरीदने वाला ही कोई बचा नहीं, क्योंकि सब लोग ऑलरेडी गरीब हो गए। उस चक्कर में अब उन्होंने उन लोगों को मजबूर करा कि अब तुम लोग ये क्राफ्ट और आर्ट वाला काम छोड़ो और अपनी जमीन पर खेती करना शुरू करो, और खेती भी वही करो जो हम कह रहे हैं, कॉटन और इंडिगो, क्योंकि और कुछ तुम अगर उगाओगे हम खरीदेंगे नहीं। लोगों ने मजबूरी में फिर काम करना शुरू करा, और धीरे धीरे हम लोगों का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो गया, यानी हम लोगों का पैसा पूरा लूट लिया गया। समझ गए? तो दो रीजन तो ये हो यस गए। मैम। और तीसरा रीजन इसमें फटाफट लिख लो। तीसरा रीजन ये है कि अंग्रेज लोग एक तो हमसे क्या करते, हमसे जबरदस्ती कॉटन और इंडिगो उगवाते। इसके अलावा वो क्या करते कि उनकी जो रेवेन्यू पॉलिसी थी, यानी उस लैंड पर जमींदार लोगों से जमींदार लोगों से उन्होंने लैंड छीन ली, तो लैंड अब उनकी हो गई। और वो लैंड होने के बाद उन लोगों ने किसानों को बोला कि इस लैंड का जो रेवेन्यू है वो आज से हमको देना। समझ गए?
क्योंकि उन्होंने वॉर में सबको हरा दिया, मराठास को हरा दिया, सिख को सबको हरा दिया, सबकी जमीनें खुद ले ली, और वहां जहां पे जमीनें थी उन किसानों से जाके बोला कि आज से तुम लोग जो टैक्स पहले लॉर्ड वगैरह को देते थे, मतलब जो बंगाल के नवाब को देते थे, या तुम अवध के नवाब को जो टैक्स देते थे तुम लोग, या तुम लोग जो टैक्स हैदर अली को, टीपू सुल्तान को देते थे, या फिर पेशवा बाजीराव को देते थे, अब वो टैक्स किसे दोगे? अंग्रेजों को दोगे। और वो जो टैक्स था वो भी मैक्सिमम टैक्स था, मतलब मैक्सिमम वो लोग टैक्स, जैसे जो रजवाड़े लोग थे वो लोग टैक्स मान लो 1/4 लेते थे, क्योंकि उन लोगों को अपनी जनता से प्यार था। तो मान लो तुमने अगर अपने लैंड पे 100 किलो अनाज उगाया तो वो कहेंगे कि बस हमें 25 किलो दे दो, 75 किलो तुम रख लो। लेकिन अंग्रेज लोग तो बहुत ही चालाक और एकदम निर्दयी थे, उनको हम लोग से कोई प्यार तो था नहीं, तो उन्होंने 50-70% तक टैक्स कर दिया कि अगर तुम 50 किलो उगाते हो तो 25 किलो तुम हमें दो। ये जो टैक्स की उनकी पॉलिसी थी, उस चक्कर में हम लोग और होते चले गए, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट कमा ही नहीं पाते थे। मैक्सिमम टैक्स लोग वसूलने लगे हम लोगों से, है ना? यस मैम। ये भी एक इकोनॉमिक रीजन है। किसको ये रट गया? ठीक है। उसके अलावा वो लोग क्या करते थे? यस मैम। लैंड, स्टेट्स, इन सारी चीजों को उन्होंने क्या कर दिया? कन्फिस्केट कर दिया। ये तो मैंने अभी बताया कैसे कन्फिस्केट किया उन्होंने। जितने भी लोग, अगर तुमने मान लो रेवेन्यू उन्होंने बहुत बड़ा बना दिया, 50% रेवेन्यू, और तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई, तो तुम्हारी फसल में ओला पड़ गया या पानी ज्यादा बरस गया, तो तुम्हारी जो फसल थी खड़ी खड़ी बर्बाद हो गई। अब तुम्हारे पास पैसा नहीं उनको रेवेन्यू पे करने के लिए, तो वो क्या करेंगे? तुम्हारी जमीन को हड़प लेंगे। कॉन्फिस्केट करने का मतलब हड़प लेंगे। तो ये भी उनकी एक नई नीति थी कि तुम अगर टैक्स देने में एक तो टैक्स बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि टैक्स करने के बाद मुश्किल से तुम्हें खाना खाने को मिलेगा, और उसमें भी अगर किसी नेचुरल कारण की वजह से तुम टैक्स ना पे कर पाओ तो फिर जो तुम्हारी जमीन है वो ले लेंगे। ये उनकी इकोनॉमिक रीजन है। 4 रीजन हमको इकोनॉमिक में समझ आ गए? यस मैम। ओके। यस मैम। सोशल और रिलीजियस कॉजेस। सोशल और रिलीजियस कॉजेस का मतलब क्या है? सोसाइटी में उन्होंने ऐसे कौन कौन से चेंज किए जिसकी वजह से जो लोग हैं वो भड़क गए और उन्होंने 1877 से रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। समझ गए? तो जो सोशल रिलीजियस कॉजेज है वो अलग है। मैंने इकोनॉमिक बता दिए, पॉलिटिकल बता दिए। सोशल रिलीजियस कॉजेज में वो ये है कि बेटा हम लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा कल्चरल रहे हैं हमेशा से। कल्चरल का मतलब कि इंडियंस को सबसे ज्यादा अपने कल्चर से प्यार था, मतलब जिस तरह से हमारी प्रथाएं चली आ रही हैं हजारों सालों से। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चेंज होने के लिए रेडी नहीं थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग चेंज होने के लिए रेडी नहीं थे, हम लोग चेंज होने के लिए रेडी थे, लेकिन अंग्रेज लोग हमको चेंज करे, हम लोग इस बात पे रेडी नहीं थे, क्योंकि वो लोग हम लोग के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे थे कि हम लोग को उनकी किसी बात पे भरोसा नहीं था। समझ गए? तो मान लो कि कोई इंसान तुम्हें रोज पीटता है और बिल्कुल भी प्यार ना करे, तो तुम क्या करोगे? तुमको लगेगा कि ये तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता। तुम इस चक्कर में अगर वो कोई अच्छी बात भी बोलेगा तो भी तुम्हें क्या लगेगा? ये गलत ही बोल रहा है। अंग्रेजों ने हमारे साथ इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया कि अगर उन्होंने 2-4 चीजें अच्छी करने की कोशिश भी करी तो भी हमें वो पसंद नहीं आती थी, है ना? तो हमारी जो सोसाइटी रही है वो बहुत कल्चरल थी। हम लोग हमेशा से अपनी कस्टम्स पे बिलीव करते थे। उसमें से 2-4 कस्टम्स हैं जो हम सबको पहले से ही पता है। माइक ऑफ करो, पीछे से आवाज आती है, माइक ऑफ करो। कुछ बोलना है तब माइक ऑन करो। हमारे जो सोशल कस्टम्स थे वो कैसे थे? उसमें से बेटा हमारे सबसे पहला कस्टम है जिसका नाम सबने ही सुन रखा है, उसका नाम है सती प्रथा। सती प्रथा या फिर जौहर भी बोलते हैं उसको राजस्थान में। इसका मतलब होता है कि अगर आपका हस्बैंड मर जाता है, जो लड़की होती है उसको भी आग में कूद के अपनी जान देनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ बहुत टाइम से ट्रेडिशन चल रहा था सती प्रथा का। इसके अलावा हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज का सिस्टम था। चाइल्ड मैरिज मतलब सबने सुन रखा है कि छोटे पर में ही विवाह करा देते थे, छोटे पर में ही शादी करा देते थे। अब ये दोनों चीजें नो डाउट खराब है, लेकिन हमारी सोसाइटी को कोई और अगर अच्छे प्यार से समझाता तो शायद हम लोग ये बात समझ जाते हैं। बट अंग्रेजों ने क्या किया? वो सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट डायरेक्ट लॉ ले आए। समझ, ये कानून बना दिया उन्होंने कि अगर सती प्रथा करोगे तो जेल हो जाएगी, चाइल्ड मैरिज करोगे तो जेल हो जाएगी। तो अभी डायरेक्ट जेल करना आप नहीं सिखा सकते, क्योंकि हजारों सालों से जो चीज चल रही है सोसाइटी में, लोग एक दिन में थोड़ा बदल जाएंगे। बात की नहीं। अंग्रेजों ने क्या करा? सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज के लिए लॉ ले आए। वो सीधे लॉ मतलब कानून। कानून जैसे आज के ट्रैफिक लॉज होते हैं कि कोई भी लॉ तोड़ोगे तो आजकल जेल हो जाती है तुरंत।
उस टाइम वो लॉ का सिस्टम, अंग्रेजों के पास लॉ का सिस्टम था और लॉ बनाना हमने उन्हीं से सीखा है। अरे क्यों माइक ऑफ नहीं कर रहे हो बेटा? तो सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज जो है ये लॉ थी और ये इसके अगेंस्ट उन्होंने लॉ बनाया। लॉ क्यों बनाया? क्योंकि उनको कोई और तरीका समझ में आया नहीं कि इंडियंस को और कैसे समझाया जा सकता है। उन्होंने सीधा कानूनी बना दिया कि अब अगर तुमने सती प्रथा किसी ने करा, यानी हस्बैंड के मरने के बाद अगर कोई मरने गया या फिर किसी बच्चे की आपने शादी करी, तो उसके खिलाफ हम लॉ बना देंगे। तो सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट उन्होंने लॉ बना दिया। और वो लॉ बनाने के बाद लोग क्या हो गए? भड़क गए। भड़क जाएंगे कि नहीं बताओ? ये ऑब्वियस है कि नहीं कि लोग भड़क जाएंगे? यस मैम। क्योंकि यस मैम। these laws were looked with suspicion। सस्पिशन, हम लोग उनके ऊपर शक क्यों कर रहे हैं बताओ? अच्छा, क्यों शक कर रहे हैं हम लोग उनके ऊपर? Ma'am, because from starting they have been beating us and taking the money from us in high. सही बात है। ये जो सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज के लिए वो लॉ लेकर के आए हैं, तो ये लॉ तो नो डाउट अच्छे लॉ है, वो रिफॉर्म्स के लिए भी अच्छे लॉ हैं, बट सही बात क्या है कि ये लॉ में वो लोगों ने बहुत ज्यादा सस्पिशन की तरफ से देखा, मतलब शक किया इन लॉज के ऊपर, क्योंकि उनको अंग्रेजों पे भरोसा नहीं था। इसी वजह से ये लोग अंग्रेजों के अगेंस्ट हो गए। पहला रीजन तो ये है कि उन्होंने जो सोशल रिफॉर्म करने की कोशिश करी, सोशल, इसको पहला रीजन को यहाँ ऐसे लिखोगे, सोशल रिफॉर्म लॉज, सोशल रिफॉर्म लॉज, ठीक है। फिर ब्रैकेट में लिखोगे अगेंस्ट, ब्रैकेट में लिखो अगेंस्ट, अगेंस्ट पहले लिखना है यहाँ पर, अगेंस्ट सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज, और यहाँ वाला अगेंस्ट हटा रही हूँ और लॉ हटा रही हूँ। यानी उन्होंने क्या करा? सोशल रिफॉर्म में लॉ बनाए सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, लेकिन ये लॉज जो है वो लुक्ड विद ग्रेट सस्पिशन। लोगों ने इन सारे लॉ पर काफी शक किया, क्योंकि उनको अंग्रेजों पे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि ये कभी कुछ अच्छा कर सकते हमारे लिए, और इस चक्कर में लोगों ने इन लॉ को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो लोगों को अंग्रेजों से बहुत चिढ़ थी कि तुम कोई काम अच्छा कर नहीं सकते, क्योंकि तुम इतने टाइम से उनको परेशान करते चले आ रहे हो, ठीक है। एक सोशियो रिलीजियस कॉज में एक रीजन तो ये हो गया कि अंग्रेजों ने सोशल रिफॉर्म करने की कोशिश करी। और पता है लोगों को क्या लगा? लोगों को ये लगा कि ये लोग जो भी काम कर रहे हैं अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। अगर ये सारे लॉ को ये बता रहे हैं कि बुरे हैं, यानी हमारे लिए तो वो हमारे कस्टम थे कि कोई सती हो जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि बाबा पति चला गया तो आप भी चले गए, कितना प्यार करते हो अपने पति से। चाइल्ड मैरिज तो करप्शन रोकने के लिए है, ताकि समाज में लोग एक दूसरे को जबरदस्ती लड़कियां उठा करके ना ले जाए, या फिर लड़कियों को गलत नजर से ना देखे, कोई टीज ना करे, इसलिए कम उम्र में शादी करा देते लड़की, अलग रीजन था। लेकिन अगर कोई बात उनको ढंग से समझाई जाती कि नहीं आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो शायद वो बात समझ जाते। लेकिन अंग्रेजों ने डायरेक्टली लॉ बना दिया, तो लोगों को ये लगा ये लॉ भी अपने फायदे के लिए ही बना रहे हैं। उस केस में बहुत टाइम क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो इंग्लैंड से इधर आते थे, जो क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते थे कि क्रिश्चियन कितना अच्छा रिलीजन है लोगों को। लोगों ने जब इन लॉज को देखा कि अंग्रेज हमारे प्रथाओं के खिलाफ लॉ ला रहे हैं और हमारी कस्टम्स को गलत बता रहे हैं, तो कहीं ये तो नहीं चाह रहे कि हम सारे लोग हिंदुज्म को छोड़कर क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाए, समझ रहे हो? लोगों ने इन लॉज को शक की नजर से इसलिए देखा क्योंकि उनको ऐसा लगा कि अंग्रेज लोग हमको हमारे ही लॉ, हमारे ही कस्टम्स के खिलाफ हमारे कान इसीलिए भर रहे हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम लोग इसमें कन्वर्ट हो जाए, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाए, समझ रहे हो? यस मैम। इसीलिए लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा। तो ये तो हो गया सोशल रिलीजियस कॉज में फर्स्ट कॉज सोशल रिफॉर्म लॉ। सेकेंड कॉज इसमें बेटा इसमें रेसिज्म है। सेकेंड कॉज रेसिज्म क्यों है? रेसिज्म एक ऐसी चीज है जो कि सब लिखते जाना है साथ में। सेकेंड कॉज इसमें है रेसिज्म। रेसिज्म क्यों है? क्योंकि रेसिज्म एक ऐसी चीज है जो ब्लैक और व्हाइट में फर्क करती है। अंग्रेज लोग व्हाइट थे, ठीक है, अंग्रेज लोग व्हाइट थे, डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट। अंग्रेज लोग व्हाइट थे और हम लोग ब्लैक थे, तो वो लोग हमको डिसगस्ट की नजरों से देखते थे, है ना? ये तो सबको ही पता है कि वो लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे, तो they used to consider whites superior। व्हाइट्स लोगों को वो सुपीरियर समझते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि व्हाइट लोग गोरे हैं दिखने में इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम लोग सुपीरियर हैं, और जो लोग ब्राउन स्किन है वो लोग इंफीरियर हैं।
ये रेसिज्म वो हम लोगों के साथ करते थे, क्योंकि वो लोग इंग्लैंड से आए थे तो वो लोग अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा सुपीरियर रेस समझते थे, और हम लोगों को अनपढ़, गंवार और जाहिल समझते थे। तो और कलर में भी वो भेद करते थे, क्योंकि व्हाइट कलर उनको अच्छा लगता था, उनको लगता था कि व्हाइट कलर वाले ज्यादा देखने में अच्छे लगते हैं, दे आर ब्लेस्ड बाय गॉड, और हम लोग जो है हम लोग बेकार प्रजाति के हैं, तो हम लोग को स्लेव की तरह वो ट्रीट करते थे। तो ये रेसिज्म का जो कल्चर है, इसी कल्चर की वजह से लोग अंग्रेजों से चिढ़ गए, समझ गए। तो दूसरा कॉज जो है सोशल इनइक्वालिटी में क्या हो जाएगा, रेसिज्म, समझ गए कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उन्होंने हिंदुओं को बारबेरियन बोला, बारबेरियन मतलब अनसिविलाइज्ड या असुर, बारबेरियन मतलब बारबरस मतलब जाहिल, असुर, जो लोग बहुत क्रूअल होते हैं। दे डिस्क्राइब्ड हिंदूज एज बारबेरियन, हिंदू लोग बारबेरियन है। और मुस्लिम्स को उन्होंने क्या बोला, मुस्लिम्स को उन्होंने बोला क्रूअल एंड इनटॉलरेंट, कि ये लोग, मुस्लिम लोग क्रूअल होते हैं, मतलब लोगों पर अत्याचार करते हैं, और इनटॉलरेंट होते हैं। इनटॉलरेंट मतलब वो लोग किसी और की बात सुनते नहीं है। तो इन लोगों ने ऐसा ऐसा हमको समझा कि हम लोग जाहिल हैं, हिंदू लोग जाहिल हैं, और मुस्लिम लोग जो है वो बहुत क्रूअल और इनटॉलरेंट है। तो इस तरह से उन्होंने हम लोग को रिजेक्ट कर दिया और अपने आप को सुपीरियर समझने लगे, समझ गए? Yes, ma'am. लास्ट जो रीजन है 1857 रिवोल्ट का, वो है, सब लिख लिया ना तुम लोगों ने? लास्ट के Yes, दो लाइन मैंने ma'am. छोड़ दी है। Ma'am. लास्ट का जो रीजन है वो है मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवोल्ट की शुरुआत, ऑल्दो जो हमने पीछे रीजन पढ़े हैं ये सारे ही रीजन इंपॉर्टेंट है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन इन सारे रीजन के अलावा एक और चीज है, वो सारे रीजन तो कई सालों से चले आ रखे, 10 20 30 साल से, लेकिन मिलिट्री कॉज एक ऐसा कॉज है जो नया नया था और इसकी वजह से लोग तुरंत भड़क गए। पहला कॉज तो मिलिट्री में ये है कि जो इंडियन इंडियन सोल्जर्स थे वो 85% से ज्यादा थे ब्रिटिशर्स की ट्रूप में। मतलब अगर ब्रिटिशर्स के पास 100 सोल्जर्स होंगे तो उसमें 85 सोल्जर्स इंडियन थे, यही चीज, ठीक है। लेकिन उनके अभी 85% लोग थे उनको लोअर ग्रेड मिल जाता था। लोअर ग्रेड का मतलब, लोअर ग्रेड का क्या मतलब है, सोच के बताओ। मतलब जो मिलिट्री में हायर ऑफिस होते थे, जैसे मान लो हवलदार होता है, फिर पुलिस ऑफिसर Ma'am, they होता है, got lower फिर positions. एसपी आईपीएस होता है, फिर उसके ऊपर और डीआईजी आईजी होते हैं। तो जो बड़ी पोस्ट होती थी मिलिट्री में, वो बड़ी पोस्ट यूरोपियंस को देते थे, समझ गए। और जो छोटी पोस्ट थी लोअर ग्रेड यानी छोटी पोस्ट, वो मिलती थी किसको, इंडियंस को। यानी इंडियंस को वो लोग बड़ी पोजीशन पे नहीं बैठाते थे कि इंडियन को चलो ये बना देते हैं सबका वो सोल्जर के बड़ी पोजीशन पे बना देते हैं, सोल्जर बना देते हैं, या फिर उसको सुपीरियर बना देते हैं, या फिर सुपरिटेंडेंट बना देते हैं, या फिर सबका जो है वो ब्रिगेडियर बना देते हैं। वो सब नहीं बनाते थे, वो क्या बनाते थे, लोअर ग्रेड हवलदार बन जाओ, समझ गए, और उससे छोटे वाले इंस्पेक्टर बन जाओ। मैक्सिमम इंडियंस जो थे वो सब इंस्पेक्टर या हवलदार ही थे। उसके ऊपर वाली जो पोजीशन थी वो किसको मिली थी, यूरोपियंस को। यूरोपियंस लोगों को बड़ी पोजीशन मिलती थी, उनकी सैलरी भी अच्छी होती थी, उनकी यूनिफॉर्म भी बहुत अच्छी होती थी, और जो इंडियन लोग होते थे उनको लोअर ग्रेड मिलते थे, ठीक है। दे गॉट मिनिमल सैलरी, और उनकी सैलरी भी बहुत कम थी। तो ज्यादातर काम वो कराते थे किससे, इंडियन से ही कराते थे, क्योंकि उन लोगों ने छोटी पोजीशन पे इंडियन को ही भर रखा था। अभी सबको पता है कि एक थाने में इंस्पेक्टर और हवलदार ज्यादा होते हैं, और एसपी तो एक ही होता है पूरे सिटी में, ना, एसपी तो एक सिटी में एक ही होता है। तो एसपी की जो जगह होती है वो कम होती है, तो एसपी वाली जगह वो दे देते थे ब्रिटिशर्स को, और हवलदार और छोटी जगह देते थे इंडियंस को, और उनको सैलरी बहुत कम देते थे। मतलब सारा काम जो है वो इंडियन से कराते थे, पिटवाते भी इंडियंस को इंडियन से ही थे, क्योंकि जब भी आप थाने में जाते हो तो वहाँ हवलदार और इंस्पेक्टर ही बैठे होते हैं जो पिटाई करते हैं लोगों की। जो बॉस लोग होते हैं वो तो कभी कभी आते हैं, और जो बॉस वाली पोजीशन थी उसमें यूरोपियन बैठे हुए थे, लेकिन उस पोजीशन पे वो लोग केवल ऑर्डर देते थे। तो यानी वो डायरेक्टली जनता से मिलने भी नहीं आते थे, वो लोग क्या करते थे, केवल ऑर्डर दे करके हमको आपस में लड़ाते रहते थे, और इंडियंस लोगों को, जो सोल्जर्स लोग थे, उनके साथ बहुत गलत ट्रीटमेंट होता था। पूछो समृद्धि।
मैम जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम था कलकत्ता में, मद्रास में, तो मैम ये उसमें ही है रूल नंबर 2 में, रीजन नंबर 2 में, कि वो ब्लैक और व्हाइट का रेसिज्म वाले में ही आएगा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल वही है। वो जो सेंट जॉर्ज और सेंट विलियम्स फोर्ट इज लाइक अ किला, ये रहा फोर्ट, और इस फोर्ट के अंदर अंग्रेजों के घर बने थे। तो ऐसा नहीं है कि फोर्ट केवल देखने की चीज है, वो लोग एक बड़ा गेट बना देते थे, उस जैसे आजकल सोसाइटी होती है ना, काउंटी सोसाइटीज का एक गेट है, उस गेट को फोर्ट मान लो। तो जो यूरोपियन लोग थे वो लोग अपने अलग से फोर्ट बनाते थे, फोर्ट टाउन बोलते हैं उसको, और उस फोर्ट के अंदर पूरे उनके अपने अलग घर होते थे, और वो उसमें रहते थे अच्छे घरों में। जो स्लम एरिया थे उनमें रहने के लिए लोगों को मजबूर करते थे। तो बंगाल में आए, वहां ही उसी जमीन पर उन्होंने फोर्ट विलियम बनाया, लेकिन बंगाली जो लोकल लोग थे उनको उन्होंने स्लम एरिया में रखा, उसको ब्लैक टाउन बोलते थे वो लोग, और खुद वो लोग व्हाइट टाउन में रहते थे। पूछो समृद्धि। नहीं मैम, वही पूछना था, हाथ नीचे करना भूल गई मैं। ठीक है, तो ये उसमें ही रखा जाएगा कि सेंट जॉर्ज जो कि चेन्नई में है और फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में है, वो सब रेसिज्म का ही इनका एग्जांपल है, क्योंकि वो लोगों ने अपने टाउन भी अलग बना रखे थे। इसलिए बना रखे थे क्योंकि वो लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे। तो मिलिट्री कॉज में पहला कॉज तो ये है कि जो इंडियन लोग थे उनको लोअर ग्रेड मिलती थी मिलिट्री में, यानी उनकी सैलरी भी बहुत कम थी, एंड दे वर रेशियली डिस्क्रिमिनेटेड, और उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी होता था। देखो, जो तुम नॉर्मल इंसान के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो चलो कर ही रहे हो, लेकिन उसके साथ तुमको कभी कभी मिलना है, समझ गए? लेकिन जो तुम्हारा सोल्जर है, यानी जो तुम्हारी आर्मी में है, उसके साथ कोई कैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं? अगर इंडियन आर्मी में लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दे कि मुस्लिम हो तो चलो एक कोने में रहो, हिंदू हो तो चलो इधर कोने में जाओ, तो कितना बुरा लगेगा। वो लोग मिलिट्री के अंदर भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, वो बहुत बड़ा कॉज था, ठीक है। और इंडियन सोल्जर्स वर नॉट प्रोमोटेड। इंडियन सोल्जर्स को वो लोग पता है एक छोटी पोजीशन पे एक तो भर्ती करते थे, और भर्ती करने के बहुत सालों तक उनका प्रमोशन भी नहीं होता था। मतलब मान लो नॉर्मली जॉब में जो होते हैं वो प्रमोशन तो होता ही है, आप धीरे धीरे काम करते जाते हो, आपका प्रमोशन होता जाता है, लेकिन वो लोग इतना डिस्क्रिमिनेशन करते थे मिलिट्री में कि इंडियन सोल्जर्स होते थे उनको प्रमोशन ही नहीं देते थे। कहते थे कि तुम हवलदार हो, जीवन में हवलदार ही रहो, क्योंकि तुम इसी लायक हो, क्योंकि तुम काले हो। समझ रहे हो? ओके, और एक और चीज है जो उसमें क्या था, जो सिख लोग होते हैं, हमको पता है, ये वाला लिख लिया होगा ना नंबर 1। यस मैम। लिखते चलना है, जो लिख नहीं रहा उसकी पिटाई होगी, क्योंकि कभी ना कभी तो ऑफलाइन आओगे ही, तो मैं चेक करूंगी नोट्स में, बता रही हूँ। तो तीसरा रीजन ये है कि जो इंडियंस थे, ठीक है, वो अलाउड नहीं थे। क्या अलाउड नहीं थे? दे वर नॉट अलाउड टू वियर तिलक और टर्बन। अब बताओ तिलक और टर्बन कौन पहनता है? पंडित। टर्बन लोग तो सिख लोग पहनते हैं, तो सिख लोगों को उन्होंने टर्बन लगाने से मना कर दिया। और तिलक हिंदू या साउथ इंडियन ब्राह्मण्स लगाते हैं, हमारे यहाँ तिलक शुभ माना जाता है, तो हम लोग को तिलक और टर्बन लगाने से भी उन्होंने मना कर दिया अंग्रेजों ने। तो इस वजह से भी बहुत लोग गुस्सा हो गए कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे हो, हमारे रिलीजन को मानते नहीं आप लोग। समझ गए? यस मैम। और एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों के सोसाइटी में चौथा रीजन जो है मिलिट्री में, वो है जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट का बेटा। इसको जानना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। समझ गए? जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, ये जो एक्ट है, in those days many people in the country believed that if they cross the sea they would lose their religion and caste। हमारी सोसाइटी में एक प्रथा थी, या फिर एक भ्रांति मान लो, या फैलेसी मान लो, तो सच नहीं है ऐसा। आजकल तो सभी लोग हो जाते हैं फॉरेन, और अच्छी बात मानी जाती है। तो हमारे टाइम में कुछ लोगों को ऐसा लगता था, मतलब जनरल एक हवा थी पूरी कंट्री में, जो भी लोग फॉरेन जाएंगे उन लोगों का जो भी लोग ओशियन को क्रॉस करेंगे, ओशियन को क्रॉस करोगे मतलब अगर तुम्हें यूरोप जाना है तो बे ऑफ बंगाल, मतलब अगर तुम्हें इंडोनेशिया जाना है तो बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करना पड़ेगा, अगर तुमको दुबई जाना है तो तुमको अरेबियन सी को क्रॉस करना पड़ेगा, इंडिया के दोनों तरफ ओशियन है।
बोले जो भी इंसान ओशन क्रॉस करता है उसका रिलीजन भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा हम लोग मानना था, हम लोग की मान्यता थी ऐसी। लेकिन तो जो भी सोल्जर्स लोग थे ना, वो लोग बिल्कुल डरते थे कि कहीं अंग्रेज हम लोग को ओवरसीज ना भेज दे, मतलब सी क्रॉस करके कहीं बैटल लड़ने के लिए ना बोले। और ब्रिटिशर्स ने, जो हमारी आर्मी थी, ब्रिटिशर्स ने हम लोग को यहाँ पे रिक्रूट किया था अपनी आर्मी में, वो लोग हम लोग को बाहर के वॉर में भी यूज करते थे। ऐसा नहीं है केवल इंडिया के वॉर में वो लोग यूज करते थे कि मराठा से वॉर चल रहा है या मैसूर वालों से वॉर चल रहा है तो यहाँ चल के लड़ो। अगर उनका बाहर कहीं अफगानिस्तान में वॉर हो रहा है या अफ्रीका में कहीं वॉर हो रहा है तो वो वहां पर भी ले जाते थे इंडियन सोल्जर्स को, समझ गए। इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिशर्स की तरफ से वर्ल्ड वॉर 1 तक में लड़ाई करी है, समझ है। वर्ल्ड वॉर 1 जो 1914 में हुआ उसमें भी इंडियन आर्मी ने ब्रिटिशर्स आर्मी के साथ वॉर किया था अगेंस्ट में, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के, समझ रहे हो। तो जो मिलिट्री थी वो बहुत जगह, मिलिट्री को बहुत जगह जाना पड़ता था। और हमारे यहाँ ऐसा मानना था कि अगर हम ओशन को क्रॉस करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजों को ये बात बुलशिट लगती थी, ऑब्वियसली आज की डेट में हमें भी बुलशिट लगती है, बट हम तब लोग बहुत प्रिमिटिव सोसाइटी में रहते थे, सीधे साधे लोग थे। हम लोगों को प्यार से समझाने की बजाय उन लोगों ने रूल निकाल दिया। और रूल क्या निकाला, रूल ये निकाला कि जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ये एक्ट मतलब ये रूल है क्योंकि इसमें एक्ट लगा हुआ है। और ये एक्ट ऐसे बोलता है कि कोई भी एवरी न्यू रिक्रूट, कोई भी इंसान जो नया जिसको भर्ती किया जाएगा उसको क्या करना पड़ेगा, हैड टू सर्व ओवरसीज, मतलब उसको जो सी है उसको क्रॉस ही करना पड़ेगा। मतलब बाहर की अगर कहीं लड़ाई होती है, ओवरसीज का मतलब सी के ऊपर, तो बाहर की अगर कहीं लड़ाई होती है तो आप वहां जाने से मना नहीं कर सकते। हमने अंग्रेजों को ये बोला कि हमारे यहाँ तो सी को क्रॉस करने में धर्म भ्रष्ट होता है, तो वो लोग तो बहुत गुस्सा हो गए और एक एक्ट ले आए। उस एक्ट का नाम है जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। कि इस एक्ट के थ्रू उन्होंने कानून बना दिया इंडिया में कि अभी जो भी इंसान को नया, हम नए न्यू रिक्रूट का मतलब जिसको भी हम नया रिक्रूट करेंगे उसको जो है ओवरसीज जाना ही पड़ेगा, समझ गए। तो अब बताओ, इससे लोग खुश हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे? गुस्सा हो जाएंगे तो मैम। इससे लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं, हमारी तो तुम इमोशंस को समझते ही नहीं हो। एंड दिस हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियन, इंडियन इतना गुस्सा हो गए।